लास्ट क्लास में मैंने आपको एक डायग्रामेटिक पार्ट बता दिया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चरल पार्ट, इसमें क्या क्या होता है, डक्ट्स कहाँ पर होता है, ग्लैंड्स कैसे होते हैं, और स्क्रूटम के बारे में बता दिया था आपको। स्क्रूटम कहाँ पर होता है, उसका फंक्शन क्या है, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और हमने बताया था आपको टेस्टिस का स्ट्रक्चर, टेस्टिस का हिस्टोलॉजी कैसा होता है, टेस्टिस किस तरह का होता है। एक बार मैं फिर से उस चीज को रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ये अनकनेक्ट कर तू वाईफाई। स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, तो मैंने बताया था आपको कि टेस्टिस में इस तरह के कई सारे टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं, और इस लॉब्यूल के बाद एक इस तरह का कवरिंग है, और इस कवरिंग को ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। और इसी एल्बुजिनिया का एक जो लेयर होता है, ये इसे भी सराउंड करता है। तो ये जो लॉब्यूल का पार्टीशन है, ठीक है, तो ये जो दोनों लेयर आप देख रहे हो, ये दोनों लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया का ही होता है। और ये जो बीच में आप ये पार्टीशन देख रहे हैं, ये भी एल्बुजिनिया का ही पार्टीशन होता है। तो एल्बुजिनिया की वजह से ही टेस्टिस में कई सारे सेप्टा बनते हैं। सेप्टा क्या करता है, लॉब्यूल्स को सेपरेट करता है। दैट्स फाइन। इसके बाद देखिए, ऐसे एक इस तरह का कवरिंग है। मैं फोन भी ना फोन आ गया ना, फायदा क्या है, फोन भी ना फायदा क्या। ये दोनों लेयर होता है, इसे कहते हैं ट्यूनिका वेजिनलिस। इसमें ये जो आउटर लेयर है, इसे कहा जाता है पैराइटल लेयर। पागल सर ने इतनी जल्दी हो गई, शुरू भी कर दिया। ये पैराइटल लेयर है, और ये जो बाहर का पार्ट है, इसे कहते हैं विस्ट्रल लेयर। तो ट्यूनिका वेजिनलिस एक डबल पेरिटोनियल फोल्ड होता है। ये एक डबल पेरिटोनियल फोल्ड होता है। इस फोल्ड के बाहर के लेयर को पैराइटल लेयर कहते हैं, और इनर पार्ट को विस्ट्रल लेयर कहते हैं। दैट्स फाइन। इस वेजिनलिस के अंदर ये जो ब्लैक वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये ब्लैक वाला पार्ट ट्यूनिका एल्बुजिनिया का होता है, और ये जो बीच का स्ट्रक्चर है, ये सेप्टा है। सेप्टा कहते हैं, जो कई सारे लॉब्यूल्स बनाता है। दैट्स फाइन। सर आप म्यूट कर दो सबको सर, ये बहुत आवाज आ रही है पीछे। आप देखिए यहाँ पर इस लॉब्यूल के अंदर कई सारा ऐसा एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। देखो, एक लॉब्यूल में 2 या 4 तक ऐसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर रह सकते हैं। और मैंने बताया था कि ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं क्या, इसे कहा जाता है सेमिनी फेरस 2 बार क्लिक करना, ट्यूब्यूल कहते हैं इसको। That's fine। और ये याद रखिएगा, इसी ट्यूब्यूल का एक इलोंगेटेड पार्ट होता है। हर ट्यूब्यूल से, हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक इलोंगेटेड ऐसा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। देखो, जितने ट्यूब्यूल्स होते हैं उतने सारे ऐसे इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। देखो, स्ट्रेट ट्यूब्यूल होता है, और इस स्ट्रेट ट्यूब्यूल को कहते हैं क्या, इसे कहते हैं ट्यूबुली रेक्टी। तो रिमेंबर, मैंने क्या बताया कि एक लॉब्यूल में 1, 2, 3, 4 तक हाईली कॉइल्ड फॉर्म में क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है।
और इस ट्यूब्यूल का जो एंड पार्ट है जो थोड़ा स्ट्रेट फॉर्म में होता है, तो स्ट्रेट ट्यूबुलर फॉर्म ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड ट्यूबुली रेक्टी, इट इज कॉल्ड ट्यूबुली रेक्टी। और ये याद रखिएगा कि ये रेक्टी, ये सब एक नेटवर्क में कई सारा, देखो इस तरह पे यहाँ पर ऐसे नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होता है, कई सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ पर। ये इस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स को कहा जाता है टेस्टिस। तो ये हो गया रेटी टेस्टिस, ये भी कई सारे फाइन नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स कहते हैं इसको। और फिर यहाँ से इस रेटी टेस्टिस से काफी फाइन ऐसे लगभग 12 to 20, देखो ऐसे ये जो डक्ट यहाँ से बाहर आ रहा है, इस डक्ट का नाम है वासा डिफरेंशिया। ये सब स्ट्रक्चर मैं बता चुका हूँ पहले आपको। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वासा डिफरेंशिया। और याद रखिएगा ये वासा डिफरेंशिया बाहर निकल के हो जाता है आराम नाल। एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इस तरह का एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। और एपिडर्मिस का ये जो लोअर पार्ट होता है, यही से ये आता है वास। मैं बेटा कॉल करता हूँ। तो वासा डिफरेंशिया जो स्ट्रक्चर है ये ओरिजिनेट करता है एपिडर्मिस के लोअर पार्ट से। ये इसका अपर पार्ट है which joins with the vasa efferentia, and the lower part of epidermis that gives rise to another duct called vasa differentia. That's fine. तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है, जिसमें मैंने बताया लेयर्स के नाम। सबसे बाहर वेजिनालिस, उसके बाद ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और कहीं कहीं आपकी बुक्स में एक और लेयर लिखा होता है, देखो ऐसे ये एक और लेयर यहाँ से लिखा होता है। ये जो लेयर आप देख रहे हैं ये एक तरह का वैस्कुलर लेयर होता है। हर बुक में ऐसा मेंशन नहीं है, बट याद रखिएगा एक नाम यहाँ पे लिखा जाता है, इसे कहते हैं ट्यूनिका। वैस्कुलर ब्लड रिच लेयर होता है ये, और इस लेयर को ट्यूनिका वैस्कुलोसा कहा जाता है। तो बेसिकली अगर आप लेयर्स की बात करोगे, लेयर्स में जो नाम आता है देखो, ऊपर आता है वेजिनालिस, फिर आता है एल्बुजिनिया, और फिर चलो यहाँ देखो। तो ये मैंने बता दिया आपको पूरा स्ट्रक्चर टेस्टिस का। लेयर्स का नाम मैंने बता दिया आपको। सबसे बाहर वेजिनालिस होता है, एल्बुजिनिया होता है, फिर वैस्कुलोसा होता है। ये लॉब्यूल्स हैं। लॉब्यूल्स में मैक्सिमम कहा जाता है 4 तक की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। ऑन एन एवरेज एक टेस्टिस में लगभग 1000 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। 900 to 1000 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पॉसिबल है एक टेस्टिस के अंदर। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इस डायग्राम में जो आप देखिए, there is term called इसे कहते हैं इंट्रा टेस्टिकुलर जेनाइटल डक्ट सिस्टम। इट इज कॉल्ड इंट्रा टेस्टिकुलर जेनाइटल डक्ट सिस्टम। और ये सिस्टम क्या है देखो, जितने भी डक्ट टेस्टिस के अंदर होते हैं, एंड दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ट्यूबुली रेक्टी। इवन ट्यूबुली रेक्टी को आप इसमें कंसीडर नहीं भी कर सकते, जो ये ट्यूब्यूल्स का ही पार्ट होता है। बेसिकली दैट इंक्लूड्स रेटी टेस्टिस प्लस वासा एफरेंशिया प्लस मतलब टेस्टिस के अंदर के डक्ट क्या क्या बताओ। ट्यूबुली रेक्टी को भी अगर लिख दिया जाए इसमें, ट्यूबुली रेक्टी, रेटी टेस्टिस प्लस वासा एफरेंशिया, ये सारे डक्ट्स वो हैं जो टेस्टिस के अंदर अवेलेबल होते हैं, और इसीलिए इन्हें मिलाकर क्या बोलते हैं, इन्हें कहते हैं इंट्रा टेस्टिकुलर जेनाइटल डक्ट सिस्टम कहा जाता है इसको। दैट्स फाइन। रिमेंबर, रेटी टेस्टिस एंड वासा एफरेंशिया, इनमें स्टीरियोसीलिया होता है, जिसको आप फॉल सीलिया कहते हैं।
और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा वो फ्लूइड के मूवमेंट की वजह से या जो मस्कुलर मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन वहां पर जो हो रहा होता है उसकी वजह से वो आगे की तरफ मूव करता है और फाइनली वासा फ्रेंसिया से ये जो फ्लूइड का पार्ट है स्पर्म के साथ दैट कम्स इन द स्ट्रक्चर कॉल्ड एपिडिडाइमिस जो टेस्टिस के बाहर होता है। रिमेंबर एपिडिडाइमिस का जो स्ट्रक्चर है वो टेस्टिस के बाहर है। दैट्स फाइन। अब यहाँ पर देखिए आप तो ये याद रखिएगा मैंने लिखा इंट्रा टेस्टिकुलर जेनिटल डक्ट सिस्टम ट्यूबुलर रेक्टी रेटी टेस्टिस एंड वासा एफरेंसिया इज ऑल प्रेजेंट इनसाइड द टेस्टिस ओनली। ट्यूबुलर रेक्टी को ये कहा जाता है ये स्ट्रेट पार्ट है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का ही और कई सारे जो अब ये तो कंफर्म है कि जितने सारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स अवेलेबल हैं टेस्टिस में उतने सारे ट्यूबुलर रेक्टी भी होते हैं और ये सारे ट्यूबुलर रेक्टी एक नेटवर्क ऑफ चैनल्स में आकर बंद हो जाता है वो वहां पे मर्ज कर जाता है दैट इज कॉल्ड रेटी टेस्टिस और रेटी टेस्टिस से लगभग ज्वाइन कर पार्ट ऑफ एपिडिडाइमिस स्ट्रक्चर ऑफ एपिडिडाइमिस। देखिए तो जो एपिडिडाइमिस का स्ट्रक्चर है इसके 3 पार्ट्स हैं देखो मेनली। एक कापुट एपिडिडाइमिस कहते हैं जिसको हेड पार्ट कहा जाता है अपर पार्ट जो होता है जो वासा एफरेंसिया को रिसीव करता है। सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड कॉर्पस जो मिडिल पार्ट होता है और इसके लोअर पार्ट को कॉर्डल एपिडिडाइमिस कहा जाता है। ओवरऑल जो एपिडिडाइमिस का लेंथ है ये लगभग 6 मीटर लंबा होता है। इट्स अ हाईली कॉइल्ड मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। रिमेंबर इसके अंदर स्मूथ मसल्स भी होते हैं। इट्स अ हाईली कॉइल्ड muscular tubular structure and it can be divided into 3 different parts. The upper part is called caput epididymis, head part. The middle part is called corpus and the lower part is called caudal epididymis. That's fine. और ऐसे याद रखिएगा कि epididymis में भी इसका जो लाइनिंग है it is lined with pseudo stratified cuboidal epithelia और इसमें होता है स्टीरियोसीलिया जिसको फॉल सीलिया कहते हैं। माइक्रोबिलाई की तरह होता है जिसको फॉल सीलिया कहा जाता है। ये याद रखिएगा कि इसी कॉर्डल एपिडिडाइमिस से वास्ट डिफरेंस का ओरिजिन होता है। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एपिडिडाइमिस का फंक्शन क्या है, ये क्या करता है। तो ये याद रखिएगा एपिडिडाइमिस का जो मेन फंक्शन है ये स्पर्म के फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन इन्वॉल्व होता है और ये स्टोरेज भी करता है बेसिकली। क्योंकि देखो याद रखना जो स्पर्म सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से बाहर निकला वो स्पर्म बायोलॉजिकली मैच्योर तो होता है लेकिन वो फिजियोलॉजिकली मैच्योर नहीं होता। उसकी अपनी मोबिलिटी या मूवमेंट उसमें प्रॉपर नहीं आता। तो देयर इज टर्म कॉल्ड फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी ऑफ spermatozoa that is mainly meant with mobility movement of spermatozoa। तो जो तक जो टेस्टिस से बाहर निकला, अब अगर आप पूरा पाथवे देखें आप तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से निकलने के बाद वो आता है पहले रेटी टेस्टिस में, फिर आता है वासा एफरेंसिया में और फिर आता है वो एपिडिडाइमिस में, है ना। स्पर्म जो बना यहाँ पर वो इस रास्ते में उसमें कुछ चेंजेस नहीं आ रहे, वो केवल बायोलॉजिकली अभी मैच्योर है, उसका अपना फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी अभी नहीं हुआ। और वो कहाँ पे होगा? एपिडिडाइमिस के अंदर। रिमेंबर एपिडिडाइमिस के अंदर कुछ ऐसे फ्लूइड्स बनते हैं, उसके जो सेल्स हैं
वो कुछ सिक्रीट करेगा, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ देखो अब, तो ये बता दिया मैंने एपिडिडाइमिस के बारे में। इज अ हाईली लॉन्ग coiled tubular structure, length is 6 meter, lined with pseudo-stratified epithelia, contains stereocilia. इसमें स्मूथ मसल्स का पार्ट भी मिलता है, दैट्स फाइन। उसमें जब कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो स्पर्म का जो पार्ट है, जो फ्लूइड का पार्ट है, वो आगे की तरफ मूव करता है। अब आगे देखिए यहाँ पर, और मैंने कहा कॉर्डल वाले पार्ट से क्या निकलता है, वास डेफरेंस। Now see the structure of vas deferens. देखो, तो जो वास डेफरेंस का ये एक लॉन्ग ट्यूबुलर फाइब्रो मस्कुलर स्ट्रक्चर है। लॉन्ग ट्यूबुलर फाइब्रो मस्कुलर स्ट्रक्चर जिसका लेंथ लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर लंबा होता है। और यहां भी देखो स्मूथ मसल्स मिलते हैं, लाइंड विथ सेम स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कुबॉइडल एपिथेलिया, और यहां भी स्टीरियोसीलिया होता है। तो स्ट्रक्चरली देखा जाए तो ये एपिडिडाइमिस के जैसा ही है, लेंथ ज्यादा है इसका, इतना ज्यादा कॉइल्ड नहीं होता है। लेंथ कितना है इसका, 40 से 45 सेंटीमीटर। और अब मैंने बताया था आपको कि अगर ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है, ऐसे देखो, और यहां से ये देखो एपिडिडाइमिस का अगर पार्ट ऐसा देख रहे हैं आप यहाँ पर ऐसे, तो ये अगर एपिडिडाइमिस है तो यहां से ऐसे ये वास डेफरेंस ऊपर की तरफ आता रहता है, और इसके अंदर ये हाईली कॉइल्ड फॉर्म में ऐसे जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये एपिडिडाइमिस का पार्ट होता है। और एपिडिडाइमिस के लोअर पार्ट से ये क्या आया, वास डेफरेंस। और याद रखिएगा कि ये जो वास डेफरेंस टेस्टिस के अपर पार्ट की तरफ आएगा, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स भी मिलते हैं, देखिए ऐसे, ये इस तरह का एक नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल होता है। देखो ये तो हो गया वास डेफरेंस, और ये जो कई सारे वेन्स का ये नेटवर्क है यहाँ पर, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस कहा जाता है इसको। ये आपके नोट्स पे लिखा हुआ नहीं होगा, इसे ऐड कर लीजिएगा। पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस, ये इसको कहते हैं नेटवर्क ऑफ वेन। और ये जो वेन्स का नेटवर्क है, ये आर्टरी के कांटेक्ट में होता है, आर्टरी के साथ रहता है, और आर्टरी से ये हीट एक्सचेंज करता है। जैसे मैंने कहा था कि स्क्रोटम जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, तो हीट का ये जो एक एक्सचेंज है, काउंटर करंट जो एक्सचेंज होता है आर्टरी और वेन्स के बीच में, ये वेन्स के नेटवर्क से होता है, एंड दैट नेटवर्क इज कॉल्ड पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर टू मेंटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर इनसाइड द स्क्रोटम। ये नाम याद रखिएगा, ये आपके नोट्स में लिखा हुआ नहीं है, तो इसे ऐड कर लीजिएगा, पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस। और मैंने बताया था आपको, देखो डायग्राम में, कि ये जो वास डेफरेंस का स्ट्रक्चर है, ये ऊपर की तरफ ऐसे आएगा, और फाइनली ये एक स्वेलन पार्ट में ऐसे ये मर्ज करता है। अब डायग्राम देखो प्रीवियस क्लास का, और मैंने कहा था ये स्ट्रक्चर एम्पुला का होता है, इसको एम्पुला कहते हैं। swollen end of vas deferens is called ampulla, that's fine। तो फिर से रिपीट करता हूं मैं, vas deferens एक फाइब्रोमस्कुलर
ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसका लेंथ 40 से 45 सेंटीमीटर है, 40 टू 45 सेंटीमीटर होता है। इसका ओरिजिन एपिडेर्मिस के लोअर पार्ट से होता है, जिसको आप कह सकते हैं यहाँ पर ये कॉर्डल एपिडेर्मिस है, ये कॉर्डल एपिडेर्मिस का पार्ट होता है। यहाँ से वास्ट डिफरेंस आ रहा है। इस वास्ट डिफरेंस का जो वॉल होता है, उस वॉल में स्मूथ मसल्स मिलते हैं, लेयर ऑफ स्मूथ मसल होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन भी होता है स्पर्म को आगे ले जाने के लिए। और यहाँ पर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कुबॉइडल एपिथेलिया का लाइनिंग है, और यहाँ भी क्या मिलेगा मतलब स्टीरियोसीलिया का पार्ट होता है। वास्ट डिफरेंस जहाँ पे एंड करेगा उस एंड पॉइंट का नाम क्या बताओ, उसे एम्पुला कहता है। दैट्स फाइन। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जो स्पर्म टेस्टिस से बनकर इस रास्ते को फॉलो करता हुआ ऐसे आया, ये ऐसे देखो स्पर्म इसके थ्रू आया और फिर ये यहाँ पर ये अब ऊपर की तरफ जा रहा है ये स्पर्म, और ये एम्पुला की तरफ आ रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एम्पुला में आने के बाद उसके बाद का फेट क्या होता है। तो आप याद करो, मैंने बताया था एक स्ट्रक्चर आपको, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। नाउ सी व्हाट इज दैट। ये डायग्राम समझ में आ गया। टेस्टिस, एपिडेर्मिस, वास्ट डिफरेंस, पेम्पिनिफॉर्म, प्लेक्सस। दैट्स फाइन। अब मैं बता रहा हूं आपको कि कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट क्या होता है। लेट्स सी। तो मैंने बताया था आपको कि जैसे सपोज करो ये अगर यूरिनरी ब्लैडर है और ये मान लो यूरेटर है, तो जो वास्ट डिफरेंस का पार्ट होता है से ये इसको क्रॉस करेगा। क्रॉस करने के बाद ये देखिए, ये तो यूरिटर का पार्ट हो जाएगा। ये यहाँ पर ऐसे एक दूसरे, और मैंने कहा था कि ये जो इसका स्वेलन पार्ट है यहाँ पर ऐसे, ये थोड़ा सा स्वेलन पार्ट होता है देखो यहाँ पर, ये देखो एम्पुला हो गया, वास्ट डिफरेंस का एम्पुला है ये। और यहाँ पर एक और ऐसे देखो डक्ट आता है, एक और ग्लैंड है बेसिकली, ये इसमें मर्ज कर गया और फिर ये देखो और ये कहाँ खुला, तो मैंने बताया था आपको ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये प्रोस्टेट ग्लैंड का स्ट्रक्चर है और ये यूरेथ्रा होता है। अब यहाँ देखिए, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये तो पूरा एम्पुला का पार्ट है। देखो आप ऐसे थोड़ा सा इसको सलन कर सकते हो। ये ग्लैंड है, देखो इस ग्लैंड का नाम सेमाइनल वेसिकल होता है, और इस डक्ट का नाम जो इसके सिक्रीशन को और इसके सिक्रीशन को कैरी कर रहा है एक साथ, ये छोटा सा डक्ट है, इसे कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट कहा जाता है, और इसका लेंथ लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर लंबा होता है। छोटा सा डक्ट है ये, इसका नाम कॉमन डक्ट दिया गया है। कॉमन क्यों? क्योंकि इट कैरी सिक्रीशन ऑफ बोथ वास्ट डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल टुगेदर। और ये कहाँ पे मर्ज करेगा? ये मर्ज करता है प्रोस्टेटिक पार्ट में, जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा का जो पार्ट होता है वहां पर जाकर ये मर्ज करता है। देखो ये जो पूरा आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, अपर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा,
तो ये है कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। यहां से लेके ये जो पूरा डक्ट का पार्ट आप देख रहे हो, इस डक्ट का नाम है कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट which carries secretion of both the vas deferens and the seminal vesicle। जैसा ये डायग्राम इधर से आ रहा है, उधर से इधर से भी आएगा ये। तो ये दो डक्ट होते हैं, है ना। अब मैं बता रहा हूं आपको यूरेथ्रा के बारे में। यूरेथ्रा क्या होता है वो देखो। लेट्स सी स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा। ये समझ में आ गया। ये ब्लैडर है, ये यूरेटर है, ये वास डेफरेंस है, ये कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट है, ये सेमिनल वेसिकल है, और ये यूरेथ्रा का पार्ट है। यूरेथ्रा फिर एक लंबा सा स्ट्रक्चर होता है। तो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा। देखो यूरेथ्रा के बारे में। तो देखिए ऐसे, देखो ये सपोज करो ये पूरा डक्ट यूरेथ्रा का है, जिसका लेंथ मेल में लगभग 20 सेंटीमीटर होता है। और बेसिकली यूरेथ्रा का अगर पूरा लेंथ देखा जाए तो इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो क्या देखिए, जैसे अपर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, ये एक ग्लैंड से कवर्ड है, ऐसा देखो। और मैंने बताया था ये जो ग्लैंड जिसके बीचों बीच ये यूरेथ्रा पास कर रहा है, तो इस यूरेथ्रा को जो प्रोस्टेट को क्रॉस कर रहा है, इसे कहते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ठीक है। फिर देखो एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, देखो ऐसे यहाँ पर। देखो तो ये पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, कंप्लीट पार्ट यहाँ से यहाँ तक, देखो जो ये डक्ट यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा है, इस पूरे पार्ट का नाम, ये सबसे बड़ा पार्ट है इसका, इसको पेनाइल यूरेथ्रा कहा जाता है। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। और ये जो थोड़ा अपर पार्ट यहाँ देख रहे हो आप, इसे कहते हैं बल्ब। बल्ब ऑफ यूरेथ्रा पेनिस कहा जाता है इसको। और इसी बल्ब में आप देखोगे ऐसे ऐसे दो ग्लैंड का यहाँ पर ओपनिंग है। इस ग्लैंड का नाम आप जानते हैं, इसको कॉपर्स ग्लैंड, और इसी को बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है। और ये पूरा स्ट्रक्चर देखिए, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है यहां से लेके यहां तक कंप्लीट पार्ट, इसे पेनिस कहा जाता है। और जो पेनिस का एंड है, सोलन एंड आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे, इस पार्ट का नाम ग्लैंड्स पेनिस होता है।
और याद रखना कि प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा और पेनाइल यूरेथ्रा का जो पार्ट है इसके बीच में, देखिए इसके बीच में जो ये छोटा सा एक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो जिसमें ये वाला ग्लैंड भी आ जाता है बेसिकली, यहां से लेके यहां तक, देखिए ये जो बीच में देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा कहते हैं। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको कि पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में अगर आप यूरेथ्रा का लेंथ देखें आप, यूरेथ्रा का लेंथ लगभग 20 सेंटीमीटर होता है। इसके 3 पार्ट हैं। अपर पार्ट इज कॉल्ड प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, 2-2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसके बाद ये वाला पार्ट जो है मेम्ब्रेनस का, ये छोटा सा पार्ट है, बहुत सबसे मिनिमम लेंथ इसी का होता है। और एक फिर लंबा सा स्ट्रक्चर है, लार्जेस्ट पार्ट इज कॉल्ड पेनाइल यूरेथ्रा। और ये क्या है बताओ, ये यूरेथ्रा का वो पार्ट है जो पेनिस के बीचों बीच क्रॉस कर रहा है। देखो ये यूरेथ्रा का पूरा पार्ट है और ये यूरेथ्रा मस्कुलर पार्ट से कवर्ड होता है। पेनिस का स्ट्रक्चर जो आप कहते हैं इसमें 3 मस्कुलर कॉलम होता है। देखो एक ये है, एक इधर है, और ये भी याद रखना, ये पार्ट जो आप देख रहे हैं जो ऐसा बाहर निकला हुआ है इसको क्रस कहा जाता है। क्रस ऑफ पेनिस कहा जाता है इसको, ठीक है। और बेसिकली ये पूरा स्ट्रक्चर पेनिस का ही है, ये पूरा पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर। और जो पेनिस का स्वेलन एंड है वो ग्लैंड्स पेनिस का पार्ट होता है। और ये याद रखना कि ग्लैंड्स पेनिस के ऊपर एक म्यूकस मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, काफी थिन ये मेम्ब्रेन है जो ग्लैंड्स पेनिस को कवर करता है। इसे कहते हैं फोरस्किन। फोरस्किन कहते हैं, इसी को प्रीप्यूस भी कहा जाता है। फोरस्किन और प्रीप्यूस इज द covering of soft skin covering of the glans penis. And what is the glans penis? It is the swollen end of the spongy columns of one of the spongy columns of penile urethra. Now see, तो देखो ग्लैंड्स यहाँ पे देखो, ये ग्लैंड प्रोस्टेट का है, बीच में छोटा सा देखो ये ग्लैंड कॉपर्स ग्लैंड, इसी को बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। और अब मैं अगर बताऊं आपको कि ये जो पेनाइल यूरेथ्रा होता है इसका टीएस कैसा होता है, लेट्स सी। मैं इसका ट्रांसवर्स सेक्शन दिखा रहा हूं आपको, देखो यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, इसे कहते हैं टीएस ऑफ पेनाइल यूरेथ्रा। देखो जैसे मान लो ये आप एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो, वैसे टीएस तो ऐसा ही होगा। सपोज करो ये यूरेथ्रा का डक्ट है, ठीक है। और एक तो देखो ये जो ब्लू वाला पार्ट आप यहाँ देख रहे हैं, ये ब्लू वाला पार्ट, तो इसके बाहर ये एक ब्लू कवरिंग है, देखो ये वाला। और उसके बाहर फिर ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो दोनों तरफ, देखिए ऐसे इधर भी है और इधर भी है। ये जो आप बाहर की तरफ देख रहे हैं स्पॉन्जी कॉलम, इसे कहते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और ये जो देख रहे हैं यहाँ ब्लू वाला पार्ट, इसे कहते हैं कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा। कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा। और ये यूरेथ्रा का डक्ट है, देखो ये वाला बीचों बीच यहाँ से क्रॉस कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि पेनिस कंटेन्स 3 स्पॉन्जी कॉलम्स। ये इरेक्टाइल टिश्यूज का बना होता है। और स्पॉन्जी कॉलम्स में नाम क्या क्या हुआ देखो,
दो हो गए कैवर्नोसा और एक होगा कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा। और याद रखिएगा ग्लैंस पेनिस इज द swollen end of corpora spongiosa। ग्लैंस पेनिस में कैवर्नोसा का पार्ट नहीं होता। व्हाट इज ग्लैंस पेनिस? ग्लैंस पेनिस क्या होता है? याद रखिएगा जो ग्लैंस पेनिस कहते हैं ये एक swollen end of corpora spongiosa होता है। तो बेसिकली we can say that penis contains 3 spongy columns। पेनिस में क्या है बताओ? यहाँ देखो इसमें लिखते हैं 3 spongy columns made up of erectile tissues। हाईली इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं ये 3 कॉलम्स हैं, कैवर्नोसा, कैवर्नोसा और बीच में स्पॉन्जियोसा होता है। कैवर्नोसा 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 और ये ब्लू वाला पार्ट जो है उसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्जियोसा कहते हैं। देयर आर 3 स्पॉन्जी मस्कुलर कॉलम्स मेड अप ऑफ हाईली इरेक्टाइल टिश्यूज कॉल्ड कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा बीच में, और साइड में कैवर्नोसा का पार्ट होता है। और याद रखिएगा ये जो स्पॉन्जी कॉलम्स होते हैं कैवर्नोसा स्पॉन्जियोसा कैवर्नोसा, इसमें एम्प्टी ब्लड वेसल होता है। इट कंटेन्स लार्ज साइज एम्प्टी ब्लड वेसल। क्या बोल रहा हूं? these columns contains 3 large size empty blood vessels। और इस ब्लड वेसल्स में जब ब्लड का एक एक्यूमुलेशन होगा नर्वस सिस्टम की वजह से तो पेनिस में इरेक्शन आता है। इरेक्शन ऑफ पेनिस ये कोई बोनी एक्टिविटी नहीं होता, ये एक आप कह सकते हैं हाइड्रोलिक स्केलेटन की तरह होता है। वो पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा आपको। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर। जैसे देखो क्या होता है, जैसे कहते हैं नर्वस सिस्टम में आपने नाम सुना होगा PSNS का, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये पता आपको? PSNS के एक्टिवेशन से क्या होता है, जो पेनिस के अंदर जो पेनिस का ये इरेक्टाइल टिश्यूज है, जब PSNS के नर्व फाइबर्स एक्टिवेट होते हैं तो वहां से आता है गैस नाइट्रिक ऑक्साइड। याद रखिएगा ये हमारे बॉडी का एक सिंगल गैसियस हार्मोन है, इसे कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड NO। और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है इसकी वजह से जो ब्लड वेसल है वो डायलेट कर जाता है, और इसमें काफी लार्ज साइज के ब्लड वेसल्स होते हैं। और जैसे ये डायलेट करेगा इसमें ब्लड जमा होता है, लार्ज अमाउंट में ब्लड एक साथ आएगा, और ब्लड के आने की वजह से ही पेनिस में इरेक्शन होता है। और रिमेंबर दिस काइंड ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक एक्टिविटी कहते हैं इसको। So erection of penis is all because of accumulation of blood in the spongy columns of penis। और ये कॉलम्स 3 होते हैं। और तो ये एक नर्वस एक्टिविटी है, और PSNS के एक्टिवेशन की वजह से और NO के आने की वजह से जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ये एक तरह गैसियस हार्मोन है जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, जो पेनिस वाले पार्ट में होता है। तो डायलेट करेगा तो ब्लड भी आएगा, और ब्लड के आने की वजह से ही पेनिस में इरेक्शन होता है। दैट्स फाइन। और एक और चीज याद रखिएगा कि देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड दैट इज कॉल्ड, एक नाम सुना होगा आपने इम्पोटेंसी का। इम्पोटेंसी इज नथिंग और एक्चुअली ये एक तरह का इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। मेल में ये एक स्टेरिलिटी का कारण भी बनता है। इट इज कॉल्ड फेलियर ऑफ इरेक्शन ऑफ पेनिस, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, एंड दिस इज कॉल्ड
इम्पोटेंसी। तो पेनिस में इरेक्शन कैसे होता है, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा आपको। और मैंने ये बताया आपको कि जो कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा का जो स्वलन एंड होता है उसी को कहते हैं ग्लैंस पेनिस। और ये देखो यहाँ पर यूरेथ्रा का ये जो ओपनिंग है इसी को कहते हैं यूरेथ्रल ऑरिफिस, मिटस भी कहते हैं इसको, यूरेथ्रल मिटस भी कहा जाता है इसको, और इसी को यूरेथ्रल ऑरिफिस भी कहा जाता है, जहां से स्पर्म और यूरिन दोनों बाहर की तरफ आएगा। दोनों एक साथ बाहर नहीं आता। ये मैंने आपको लास्ट ईयर आपको बताया था 11th क्लास में कि एसएनएस पीएसएनएस का जो कंट्रोल है ये एक तरह का अपोजिट कंट्रोल होता है। यूरिन का बाहर आना पीएसएनएस की वजह से होता है और स्पर्म का बाहर आना, सीमेन का बाहर आना ये एसएनएस की वजह से होता है। और ये दोनों एक्टिविटी कभी एक साथ नहीं होता। हमारे बॉडी में या तो एक्टिवेशन पीएसएनएस का होगा या एसएनएस का होगा। सो इट्स a kind of nervous control that regulates the flow of either urine or semen। और ये जानते हैं आप कि प्रीप्यूस एक सॉफ्ट स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है दैट कवर्स द ग्लैंड्स पेनिस। और ये भी याद रखिएगा यहाँ कुछ ऐसे सिक्रीशंस भी होते हैं इस जगह पर जिसकी वजह से बैक्टीरिया वगैरह के इन्फेक्शंस के चांसेस होते हैं। और इसी चीज को अवॉइड करने के लिए आप जानते हैं कि मुस्लिम्स में, क्रिश्चियंस वगैरह में सर्कमसिजन का एक प्रोसेस है। अर्ली एज में इस प्रीप्यूस को हटा दिया जाता है एंड दैट्स व्हाई एक यहाँ पे टर्म यूज करते हैं एंड दैट टर्म इज कॉल्ड सर्कमसिजन कहा जाता है। ऑल्दो मेडिकली ऐसा कोई प्रूवन पार्ट नहीं है बट एक रिचुअल है, एक कल्चरल पार्ट है, रिचुअल्स कहते हैं इसमें। तो रिमूवल ऑफ सर्जिकल रिमूवल ऑफ प्रीप्यूस इन वेरी अर्ली एज एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सर्कमसिजन। प्रीप्यूस क्या है बताओ? प्रीप्यूस ग्लैंड्स पेनिस के ऊपर की कवरिंग होती है। और ग्लैंड्स पेनिस क्या होता है? ये स्वलन एंड है किसका? कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा का। और कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा क्या होता है? स्पॉन्जी कॉलम है जो यूरेथ्रा को सराउंड करता है। स्पॉन्जी कॉलम्स जो हाईली इरेक्टाइल टिश्यूज का बना होता है। मैंने पहले भी कहा कि इस इरेक्टाइल टिश्यूज में एम्प्टी ब्लड वेसल्स होते हैं। इस ब्लड वेसल्स में ब्लड इंगोर्स करता है, एक्यूमुलेट करता है, और ब्लड वेसल्स के आने की वजह से ही एक स्टिफनेस आता है पेनिस में जिसे इरेक्शन ऑफ पेनिस कहा जाता है। और अगर किसी वजह से ये फेलियर हो गया, दैट अ काइंड ऑफ स्टेरिलिटी इन मेल एंड दैट इज कॉल्ड इम्पोटेंसी कहते हैं इसको। समझ में आ गया? तो ये मैंने बता दिया आपको डक्ट्स के बारे में। दैट इज ऑल अबाउट द पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। एक और चीज बता दूं मैं आपको, यूरेथ्रा में एक और चीज याद रखिएगा। यूरेथ्रा का जो ये अपर पार्ट है जहां से नेक जाता है, एक यहाँ पर स्फिंक्टर लगा होता है, इसे कहते हैं इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर कहते हैं। देखो इसको, ये नेक ऑफ ब्लैडर के पास होता है। नेक ऑफ ब्लैडर, ये तो ब्लैडर है ना, तो नेक ऑफ ब्लैडर को कहते हैं, वहीं पर क्या मिलता है बताओ? दैट इज कॉल्ड इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। और याद रखिएगा कि इस जगह पर ये जो पार्ट किसका है बताओ? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा का। यहां पर मिलेगा एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर होता है, ज्यादा मजबूत होता है। रेगुलेशन जो कहते हैं मैच्योरेशन का, मेनली ये से होता है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होता। एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर सराउंड्स द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड दैट कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन। यूरिन का जो बाहर आने का प्रोसेस होता है मैच्योरेशन कहते हैं। मैच्योरेशन का कंट्रोल मेनली एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर से होगा, जिसमें स्मूथ मसल के साथ साथ स्केलेटल मसल भी होता है। याद रखिएगा ये डिफरेंस है। जो इंटरनल है यहाँ केवल स्मूथ होता है, ये आपके दिल से कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है यहाँ पर स्मूथ मसल्स के साथ साथ स्केलेटल मसल भी होता है। तो ये पार्टली आपके कंट्रोल में भी होता है एंड दैट्स व्हाई फॉर सम टाइम वी कैन कंट्रोल आवर मैच्योरेशन आल्सो। दैट्स क्लियर? तो ये मैंने बता दिया आपको
that's all about the part of the ducts of male reproductive system. ये स्टार्ट हुआ था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से. ट्यूब्यूल के बाद आया था, क्या बताओ, स्ट्रक्चर कॉल ट्यूबुली रेक्टी. रेक्टी मर्ज हुआ था नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स में जिसे कहते हैं रेटी टेस्टिस. रेटी टेस्टिस से अटैचमेंट था एपिडिडाइमिस का थ्रू द वासा एफरेंसिया जो 12 से 20 के बीच में होता है. एपिडिडाइमिस का स्ट्रक्चर टेस्टिस के बाहर है, जिसमें मैंने बताया था कि एपिडिडाइमिस एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जिसका लेंथ लगभग 6 मीटर लंबा है. और इस डक्ट में स्पर्म काफी लंबे समय तक स्टोर्ड होता है, लगभग 1 से 1.5 महीने तक यहाँ पे स्पर्म का स्टोरेज है. और उसके बाद वहां पर स्पर्म का फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी भी होता है. और एक बार स्पर्म वहां से निकल गया तो वो पहुंचेगा वास डिफरेंस में. वास डिफरेंस का जो एनाटॉमी है वो वही है जो एपिडिडाइमिस वाले पार्ट का होता है. हाँ, थोड़ा डायमीटर में ज्यादा बड़ा होता है, लेंथ इसका ज्यादा बड़ा होता है. वास डिफरेंस के एंड को एम्पुला कहते हैं. एम्पुला के अंदर का सिक्रीशन सेमिनल वेसिकल के साथ कॉमन एजेक्युलेटरी डक्ट से होता हुआ प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में ओपन होता है. कहाँ खुलता है बताओ? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में. और वो यूरेथ्रा क्या बताओ? अपर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा कहते हैं, दैट इज सराउंडेड विद द प्रोस्टेट ग्लैंड. समझ में आ गया? तो ये तो मैंने बता दिया आपको ऑल अबाउट द पार्ट ऑफ द डक्ट्स. और अब मैं बता रहा हूं आपको ग्लैंड्स. कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं देखो ह्यूमन बींग्स में. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ग्लैंड कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ देखिए मैं इसको रब करता हूँ. देखो बेसिकली ह्यूमन बींग्स में 4 तरह के ग्लैंड्स की बात करते हैं मेल में, दैट इज एसोसिएटेड विद रिप्रोडक्टिव प्रोसेस. इसमें एक नाम आता है सेमिनल वेसिकल का, जो 2 होते हैं. दूसरा नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड का, जो एक ही होता है. एक ग्लैंड है जिसको कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, कॉपर्स ग्लैंड. ये 2 होते हैं. और कई सारे और भी स्मॉल साइज के ग्लैंड्स होते हैं. देखो प्रीक्विचुअल ग्लैंड कहा जाता है. ये ग्लैंड पेनिस वाले एरिया में होता है, लार्ज नंबर में होता है. स्मॉल साइज ग्लैंड है, ये बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होता है. प्रीक्विचुअल ग्लैंड, इसको कई बार ग्लैंड ऑफ टाइसन भी कहते हैं. तो ये तो वैसे आपकी बुक्स में ये 3 ग्लैंड मेंशन किए जाते हैं, वेसिकल, प्रोस्टेट एंड कॉपर्स ग्लैंड. और इन सब का कुछ स्पेसिफिक सिक्रीशन है जो सीमेन में कंट्रीब्यूटेड होता है. वेसिकल के सिक्रीशंस में देखो, अगर आप देखें कि वेसिकल का क्या कंट्रीब्यूशन है सीमेन में, तो यहां से सिक्रीट होता है फ्रक्टोज. इसके अलावा देखो यहां से आता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स. प्रोस्टाग्लैंडिन्स. एक और नाम आता है देखो आइनोसिटॉल कहते हैं. एक तरह का फॉस्फोलिपिड्स वगैरह में आता है ये. और एक और नाम है देखो, इसको कहते हैं फिब्रिनोजेन. ये सब कुछ इस वेसिकल का सिक्रीशन है. फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, आइनोसिटॉल, फिब्रिनोलाइसिन. और ये एक अगर देखा जाए केमिकली तो ये स्लाइटली एल्कलाइन नेचर का होता है. ठीक है, ये यहां से आ रहा है. उसी तरह से देखो, अगर आप प्रोस्टेट ग्लैंड्स की बात करें तो यहां से कैल्शियम के सॉल्ट भी आते हैं, जिंक के सॉल्ट भी आते हैं, सोडियम के सॉल्ट्स भी आते हैं, पोटेशियम के सॉल्ट्स भी आते हैं. एनसीईआरटी में कैल्शियम लिखा हुआ है. इसके अलावा कई सारे एसिड फॉस्फेटेज की बात करते हैं. एक और एंजाइम है स्पर्मालाइसिन कहा जाता है. सिट्रिक एसिड भी होता है यहाँ पर देखो. इसके अलावा यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी होता है.
तो सॉल्ट ऑफ कैल्शियम, जिंक, सोडियम, पोटेशियम and enzyme called acid phosphatase, spermolysine, citric acid and prostaglandins. कॉपर्स ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो म्यूकस सिक्रीशन होता है, इसमें कोई केमिकल ज्यादा नहीं होता, म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड कहते हैं इसको। और मैंने बताया था ट्रिपिट्यूल ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो एक फाउल ऑर्डर देता है सीमेन को, उसको स्मिग्मा कहते हैं, स्मिग्मा। और एक जो मेन पार्ट है स्मिग्मा की वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो कहीं ना कहीं मेडिकली इस चीज का प्रूवन पार्ट नहीं है, बट बुक्स में ऐसा लिखते हैं कि प्रिप्यूस हटा दिया जाएगा तो स्मिग्मा फॉर्म नहीं करेगा, और स्मिग्मा नहीं बनेगा तो इन्फेक्शंस के चांसेस वगैरह थोड़े कम हो जाते हैं ये, बट इट इज नॉट मेडिकली प्रूवन। तो स्मिग्मा इज द सिक्रीशन ऑफ प्रीप्यूचुअल ग्लैंड that is present in the prepuce and the glans penis, that's fine। और मैंने क्या बताया, देखो ये जो ग्लैंड्स का पूरा ओवरऑल जो ये कंपोजिशन होता है, देखो तो आप जानते हैं एक टर्म यूज करते हैं आप, सीमेन, ठीक है। सीमेन का जो कंपोजिशन है यहाँ कहते हैं दो चीजें होती हैं, वन इज कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ and second is called seminal plasma। दो चीजें देखो, सीमेन एंड सीमेन जो है सिक्रीशन है, लगभग एक इजैकुलेशन में ये 2 से 5 ml तक इसका वॉल्यूम होता है ह्यूमन बींग्स में, 2 to 5 ml, which contains approximately 200 to 300 स्पर्मेटोजोआ। और इसके अलावा जो फ्लूइड का पार्ट है, जैसे कहते हैं ब्लड का दो चीज होता है, ब्लड में ब्लड सेल्स और ब्लड प्लाज्मा होता है, वैसे ही सीमेन में दो चीजें होती हैं, स्पर्मेटोजोआ द सेल्स एंड द फ्लूइड कॉल्ड सेमिनल प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा के अंदर सिक्रीशन किसका किसका आएगा बताओ, इसका सिक्रीशन, इसका सिक्रीशन, इसका भी सिक्रीशन और इसका भी सिक्रीशन। तो सारे सिक्रीशन को मिलाकर आप क्या बोलेंगे बताओ, सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं, जिसके अंदर 60 to 70% कंट्रीब्यूशन जो होगा वो सेमिनल वेसिकल का होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो कंट्रीब्यूशन है वो 20 से 25% है, और रिमेनिंग ये जो म्यूकस ग्लैंड है, स्मिग्मा है, ये 5 से 10% में इसका कंट्रीब्यूशन होता है। तो मोस्ट ऑफ द सेमिनल प्लाज्मा वॉल्यूम is secreted by seminal vesicle only. In the NCERT it is written like that, seminal plasma contains fructose, calcium and certain enzymes। ये देखो एंजाइम का नाम एसिड फॉस्फेटेज, स्पर्मालाइसिन, ये सब एंजाइम। और एक और चीज बता दूं मैं आपको, एक और यहाँ पे नाम आता है, देखो प्रोस्टेट वाले पार्ट में, इसे कहते हैं फिब्रिनोलाइसिन। देखो सीमेन का अपना एक विस्कोसिटी है, एक विस्कस फ्लूइड होता है, ये ज्यादा विस्कस भी नहीं होता, कम विस्कस भी नहीं होता। तो एक प्रॉपर विस्कोसिटी को मेंटेन रखने के लिए ये देखो फिब्रिनोजेन है और फिब्रिनोलाइसिन है, ये विस्कस बनाएगा, ये उसे डिसॉल्व करता है, दैट्स फाइन। तो फिब्रिनोजेन का सोर्स क्या है बताओ, सेमिनल वेसिकल, और फिब्रिनोलाइसिन कहाँ से आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से आता है। याद रखिए एक चीज, फीमेल जेनिटल सिस्टम में फ्रक्टोज अवेलेबल नहीं होता। अगर फीमेल जेनिटल सिस्टम में फ्रक्टोज अवेलेबल है तो इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशंस वगैरह होते हैं रेप विक्टिम्स में, फ्रक्टोज का फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में होना इट कंफर्म्स अबाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो कई बार जो रेप विक्टिम्स के प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं उसमें फ्रक्टोज का जांच किया जाता है, फ्रक्टोज ट्रैक में है या नहीं, क्योंकि फ्रक्टोज की ओवरऑल फीमेल के किसी भी ग्लैंड में फ्रक्टोज नहीं होता। फ्रक्टोज अगर फीमेल ट्रैक में है तो मेल के बॉडी से ही आएगा। और ये फ्रक्टोज का सोर्स क्या बताओ, सेमिनल वेसिकल। और फ्रक्टोज काफी इजीली मेटाबोलाइज होता है, जो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करेगा मूवमेंट के लिए। तो ये बता दिया मैंने। और ओवरऑल याद रखिएगा, जो सीमेन होता है ये अल्कलाइन नेचर का होता है, ओवरऑल सीमेन अल्कलाइन फ्लूइड होता है।
जिसमें आप कहते हैं स्पर्मेटोजोआ है और सेमिनल प्लाज्मा का पार्ट होता है। प्लाज्मा इज द फ्लूइड पार्ट दैट mainly contains calcium, fructose and several kind of enzymes, and that is all about the glands of male reproductive system. That's fine. मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आपको, और ये कंप्लीट कर दिया मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट। डक्ट्स बता दिए मैंने आपको, पेनिस का पूरा स्ट्रक्चर बता दिया मैंने आपको, ग्लैंड्स बता दिए मैंने आपको, ग्लैंड का सिक्रेशन बता दिया मैंने आपको। और अब जो इसका एक नेक्स्ट पार्ट है कि टेस्टिस का हिस्टोलॉजी क्या है, उसमें सेल्स कैसे होते हैं, कैसे वो सीमेन का पार्ट बनाए, स्पर्म कैसे बनता है वहां पर, ये नेक्स्ट पार्ट में आएगा जब आप डिस्कस करेंगे एम्ब्रियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। जब हम व्हेन वी डिस्कस गैमेटोजेनेसिस, मैं वहां पे बताऊंगा आपको कि हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस कैसा होता है, कैसे वहां पर स्पर्म के सेल्स बनते हैं, कैसे वो वहां पे मैच्योर होता है। तो वो नेक्स्ट पार्ट है। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा। देखो मैंने क्या बताया कि ये जो फिब्रिनोजेन और फिब्रिनोलाइसिन है, फिब्रिनोजेन को डिसॉल्व करने के लिए लाइसिन होता है। अगर मान लो ज्यादा विस्कस फ्लूइड हो गया, अगर ज्यादा विस्कस फ्लूइड हो गया तो उसे डिसॉल्व भी करना पड़ेगा, तो फिब्रिनोजेन विस्कोसिटी को बनाएगा और ये इसे थोड़ा सा डिसॉल्व कर देता है। ठीक है, समझ में आ गया? रेस्ट दैट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, तो जस्ट एक इंफॉर्मेशन है, इसे याद रखिएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट। एनी क्वेश्चन मोर? देखो मैंने क्या बताया था सेलिस, हाँ मैंने क्या बताया था कि इंग्युइनल कैनाल ये एक डक्ट है जो एब्डोमेन से कनेक्टेड होता है स्क्रोटम में। एब्डोमेन में टेस्टिस बनता है बर्थ के पहले, और टेस्टिस डिसेंड कहाँ करता है स्क्रोटम में, उस कैनाल के थ्रू। तो जिस कैनाल से टेस्टिस डिसेंड करेगा एब्डोमेन से स्क्रोटम में, उसी कैनाल का नाम इंग्युइनल कैनाल कहते हैं, जो बाद में वो फिल्ड हो जाता है, वो जो डक्ट है वो बंद हो जाता है, और उसी में कई बार कुछ ट्यूब वगैरह डेवलप हो जाते हैं, तो हर्निया वाला केस बनता है, उसको इंग्युइनल हर्निया भी कहते हैं। एनीथिंग एल्स? स्मिग्मा सिंपली द सिक्रीशन ऑफ प्रीप्यूचियल ग्लैंड। प्रीप्यूचियल ग्लैंड के सिक्रीशन को स्मिग्मा कहते हैं, जिसका कोई रोल नहीं है। इट्स ऑल क्रिएट अ फाउल सिक्रीशन ऑफ द सीमेन। स्मिग्मा का सिक्रीशन कहाँ से होता है? प्रीप्यूचियल ग्लैंड से। इसीलिए कहते हैं सर्कमसिजन के समय ये जब हटा दिया जाएगा प्रीप्यूस, तो स्पिग्मा का बनने का जो पार्ट है वो काफी कम हो जाता है। इट हैज नो एनी फंक्शनल रोल। एनीथिंग एल्स? यस। 2 से 5 ml जो पूरा सीमेन का वॉल्यूम है, इसमें अप्रोक्सीमेटली 200 से 300 मिलियन, इतना मिलियन होता है, 100 नहीं होता, ये 200 से 300 मिलियन होता है नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, अरे रिट्रैक्टेबल स्किन उसी को कहते हैं। प्रीप्यूस का जो पार्ट होता है, इट कैन मूव अप एंड डाउन। स्किन हट जाता है वहां से ना, तो पेनिस के ऊपर जो एक सॉफ्ट स्किन होता है, जिसको आप जो मूव कर सकता है अप एंड डाउन, दैट इज कॉल्ड रिट्रैक्टेबल स्किन कहते हैं इसको। यूरेथ्रल मिटस, अरे यूरेथ्रल ऑरिफिस को ही कहते हैं, यूरेथ्रा के ओपनिंग को ही यूरेथ्रल मिटस कहा जाता है। ठीक है, एनीथिंग एल्स? तो देखो आप, मेरे ख्याल इंपोर्टेंसी मैंने बता दिया। इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है हर्षित। इफ एनीहाउ पेनिस फेल्स टू इरेक्ट, दैट कंडीशन इज कॉल्ड impotency, and that may cause sterility in male. तो एक तो आपके पास नोट्स है, इंफॉर्मेशन आपके पास आ रहा है। जो भी चीज आपके नोट्स में नहीं है वो आप वहां पे लिख लीजिएगा। हो सकता है कुछ चीज वहां पे नाम मेंशन नहीं किया गया हो, उसे जरूर लिख लीजिएगा। और कहीं कोई सब दिक्कत वाली बात नहीं है, जो क्लासरूम में आपको पढ़ाया जाता है उसी तरह का पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ लिखा गया है। सो नथिंग इज, कुछ भी वहीं चेंज नहीं हुआ, क्लासरूम ही चल रहा है आपका।
क्या फ्रक्टोज, मैंने क्या बताया कि फ्रक्टोज जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तभी आएगा जब सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात करते हैं। फ्रक्टोज फीमेल्स के बॉडी में नहीं बनेगा। during coitus, during copulation only, fructose can be transferred from male's body to female's body. ठीक है? Anything else? प्रोस्टाग्लैंडिन्स, आइनोसिटॉल, ये सब जब फीमेल ट्रैक में जाएगा ना, तो उसमें यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करता है ये, ताकि स्पर्म आगे की तरफ मूव करे। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का रोल फीमेल ट्रैक में होता है, मेल में कोई रोल नहीं इसका। मेल से ये निकलेगा, बट वंस it enters in female tract, there it creates a kind of movement in uterine tissues. पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैंने कहा कि 5 से 10% में सब कुछ होता है। म्यूकस ग्लैंड भी होता है, और म्यूकस ग्लैंड का काम क्या बताओ? म्यूकस ग्लैंड का काम होता है लुब्रिकेट करना। कोइटस के समय जो फीमेल ट्रैक को लुब्रिकेट किया जाता है, ये फंक्शन किसका होता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का। क्या लिखते हैं? लुब्रिकेशन ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट ड्यूरिंग कॉपुलेशन। फंक्शन इज बाय कॉपर्स ग्लैंड। चलिए ठीक है फिर, एनीथिंग एल्स? कैवर्नोसा डायलेट नहीं करता। कैवर्नोसा के अंदर ब्लड वेसल होते हैं। ब्लड वेसल डायलेट करता है नर्वस सिस्टम की वजह से। ब्लड वेसल डायलेट करेगा तो उसमें एक्स्ट्रा ब्लड आता है, और एक्स्ट्रा ब्लड आने की वजह से स्टिफनेस ऑफ पेनिस कहते हैं, और उसी की वजह से पेनिस में इरेक्शन होता है। ठीक है, थैंक यू। नोट्स लिख लेना। अगली क्लास में मैं बताऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो वो कम से कम फीमेल सिस्टम का पार्ट आप लिख लीजिएगा पहले। नोट्स में लिखा हुआ है, मैंने नोट दे दिया आपको। तो आप क्लास, आप फ्राइडे को आपकी क्लास है ना, तो फ्राइडे के पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा पहले। अभी ये सब बाद में डिस्कस करूंगा। यस, ग्लैंस पेनिस में कॉर्पोरा कैवर्नोसा नहीं होता। ग्लैंस पेनिस इज द swollen एंड ऑफ कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा ओनली। लाइसिन मतलब डिसॉल्व करना होता है। स्पर्मा लाइसिन जो सीमेन के पार्ट को थोड़ा कम विस्कस बना दे। चलिए ठीक है।